दोस्तों, आप सभी के इस कहानी के थर्ड चैप्टर में स्वागत करती हूँ। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले दूसरे चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रही हूँ। आप लोग प्लीज़ चेक कर लेना। अगर मेरी कहानियाँ आपके दिल को छूती है और आपको लगता है कि यह सब आगे बढ़ना चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर और भी खूबसूरत कहानियाँ रच सकें। आपका साथ मेरी सबसे बड़ी कमाई है। धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। चलिए फिर कहानी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। परी को खिलौने देकर उसे इसी तरह चुप कराकर बिठाया और खुद किचन में उसके लिए दूध और खुद कुछ खाने के लिए लेने गया। सुबह से भूखे होने की वजह से उसे भी तेज भूख लगाई थी, पर जब किचन में उसे खुद के खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो अंजलि के लिए एक और बद्दी वाली निकल गई। साली ने खाने के लिए भी कुछ नहीं बनाया। कहीं सब कुछ समेटकर रघु चक्कर तो नहीं हो गई। पीछे से 2-4 बिस्किट चबाता और सोचता हुआ देवेंद्र किचन से बाहर आया तो उसे अंजलि की टांगे दिखी। डाइनिंग टेबल के पीछे जाकर देखा तो उसे वहां बेहोश नजर आई। वह तेजी से उसके पास पहुंचा। अंजलि अंजलि क्या हुआ, उठो, देवेंद्र उसे हिलाता हुआ बोल रहा था, पर अंजलि को होश कहाँ था। छूने की वजह से देवेंद्र को समझ आ गया था कि उसे बहुत तेज बुखार है, तो उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया और खुद दवा पानी लेकर आया था। जब अंजलि होश में आई थी, अंजलि को साध कर उसने उसे दवा खिलाई और परी की दूध की बोतल उसके मुंह से लगा दी। अंजलि को दवा देकर सुलाया। अंजलि को दवा देकर सुला दिया। उसके बाद खुद के लिए मैगी बनाए और अभी खाने ही जा रहा था कि उसका फोन घनघना उठा और उसकी आवाज से डरकर उसके हाथ से खौफ नीचे गिर गया। पर यह अभी घुटने के बल चलती उसके पास आ गई थी और देवेंद्र के पैरों के पास बैठी खेल रही थी। पर देवेंद्र का ध्यान अपने फोन पर चमकती अजीत के नाम पर था, इसीलिए उसने परी को आते नहीं देखा था। थोड़ी देर फोन को घोलने के बाद उसने फोन उठा लिया। हेलो जीजा जी, वो सुबह से माँ परेशान हो रही है। दीदी का कोई फोन नहीं आया अभी तक और ना ही उसका फोन लग रहा है। आप एक बार दीदी से बात करवा दो ना। अजीत की घबराई हुई आवाज उधर से आई। तो अपनी बहन को लगाओ फोन, मुझसे क्यों पूछते हो, देवेंद्र ने गुस्से से चीखते हुए कहा। जीजा जी आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, कोई बात हुई है क्या, बोलो ना जीजा जी, मुझे चिंता हो रही है। अजी देवेंद्र की स्त्री बोलने से घबरा उठा। भाग गई तुम्हारी बहन अपने यार के साथ, मेरी बच्ची को यहाँ घर में अकेला छोड़कर भाग गई बेशर्म औरत। देवेंद्र ने जहर उगल दिया। जीजा जी जोहान संभाल कर बात कीजिए, दीदी यहाँ से सिर्फ आपके पास जाने निकली, इतने दिन पहले निकल गई थी और आप कह रहे हैं कि वह भाग गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा कहने की। गुस्से में अजीत भी उधर से चीख उड़ा। हाँ हाँ हाँ, तभी एक चीख देवेंद्र के मुंह से भी निकली। खून हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। दरअसल नीचे पड़ा हुआ फोक परी ने उसके पैर में बुरी तरह होक दिया था। ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ के ये काम करवाया हो, क्योंकि खौफ बुरी तरह से उसके पैरों में धंसा हुआ था। दर्द की एक तीव्र लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई थी। उसने गुस्से में झुक गए जैसे ही परी को मारना चाहा। उसे लगा जैसे परी अचानक सी जगह से खिसक गई और उसका हाथ बस हवा में लहरा कर रह गया। उसे इस बात का विश्वास नहीं हुआ तो उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करके खोली तो परी को अपनी ही जगह पर पाया। पर अब उसके पैर से बहते खून और दर्द की वजह से उसका सिर घूम रहा था। वो किसी तरह से लंगड़ाता हुआ फर्स्ट एड बॉक्स तक पहुंचा और अपनी मरहम पट्टी की परी अभी भी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी। मरहम पट्टी कर और दर्द की दवा लेकर देवेंद्र भी लंगड़ाते हुए किसी तरह अपने कमरे में पहुंच गया और वहीं सोई हुई अंजलि के बगल में ही निढाल सा गिर गया। थोड़ी देर में दवा की ऐसे सी भी नींद आ गई। नन्ही परी भी रोते रोते वह भैंस पर ही सो गई। पूरे दिन भी ढंग से ना ही दूध मिला और ना ही कुछ खाने को माँ को पुकारती और फिर सोनी आंखों से यहाँ वहाँ देखती। पर बेचारी यह कहाँ जानती थी कि माँ का आंचल तो उसके सिर से कल रात ही छिन गया था। नन्ही सी जाल में अब तो शायद इतनी भी ताकत नहीं थी कि रो सके। नींद में ही माँ को याद कर सुबह उठती। गोरे नर्म गाल आंसुओं के निशान से काले सी दिखने लगी थी। कल तक माँ की नर्म गोद में सोने वाली आज माँ की ओतक को रिश्ती। बेचारी सख्त जमीन पर सो रही थी। ना कोई उसे लोरी सुराने वाला था, ना अपनी बाहों में झूला झुलाने वाला। आज किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं थी। तभी अचानक से एक खिड़की खुली और एक ठंडी हवा का झोंका परी को सहला गया। इस एहसास से परी का सुबकना कम हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा परी के बालों को सहला रही हो और आंसुओं से भीगी उसके गालों को छू उसे प्यार से थापका रही हो। परी के लिए जैसे कोई जाना पहचाना एहसास हो। वो अब नींद में ही मुस्कुरा रही थी। दवा के ऐसे अंजलि और देवेंद्र गहरी नींद में सो रहे थे।
वातावरण में अजीब सी खामोशी और नीरवता छाई हुई थी। सिर्फ गली की टिकटिकी थी जो इस सन्नाटे को भंग कर रही थी। कमरे में इतना अंधेरा था कि अमावस की रात होने का भ्रम हो रहा हो। रात की तीसरे रात का तीसरा पहर रहा होगा, जब अचानक सी गहरी नींद में सोई अंजलि को किसी ने पैर से पकड़ के नीचे खींच लिया। अंजलि हड़बड़ाकर उठ गई। उसका दिल धड़कने की तरह धड़क रहा था। सांसें किसी तेज रफ्तार इंजन की तरह बिना रुके भागे जा रही थी। फटी फटी आंखों से अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक पसीने की बूंद उसकी कनपटी से होती हुई उसकी गर्दन पर फिसलती चली गई। तभी उसे लगा कि ठीक उसके बगल में कोई खड़ा है। तभी उसे अपनी गर्दन पर एक फंक महसूस हुई, जैसे कोई उस पसीने की बूंद पर फूंक रहा हो। वो चिल्लाना चाहती थी, देवेंद्र को आवाज लगाना चाहती थी। पल्लवा जैसे उसकी जुबान तालू से चिपक गई हो। लाखों कोशिशों के बाद भी उसकी अलग से आवाज नहीं निकली। वो धीरे धीरे दूसरी तरफ को खिसकने लगी तो देवेंद्र से टकरा गई और इसके साथ ही उसकी अटकी हुई चीख भी उसके गले से बाहर निकल गई। उसकी चीख से हड़बड़ाकर देवेंद्र भी उठ गया कि क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो। देवेंद्र ने अपनी उखड़ती सांसों को काबू में कहते हुए बैग की बगल में रखे नाइट लैंप को ऑन किया। कमरे में थोड़ी लाइट होती अंजलि जान में जान वापस आए और देवेंद्र रो डर के मारे उससे लिपट कर पपक पड़ी। देवेंद्र, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता है तुम्हें, अभी किसी ने मेरा पाँव पकड़कर खींच लिया। अंजलि उसके सीने से लगी बोल रही थी, पर उसकी वो और आंसुओं से भरी नजरें अभी भी कमरे में इधर उधर किसी को तलाश रही थी, जैसे कोई छुपा हो वहां और अभी उसे बहाने के लिए सामने आ जाएगा। क्या बकवास कर रही हो, होश में तो हो, कोई नहीं है यहाँ सिवाय हम दोनों के। देवेंद्र ने चिढ़कर उसे कंधे से पकड़कर अलग करते हुए कहा, पर अंजलि इतनी डरी हुई थी कि उसे उसके सीने से झा लगी। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, आज सुबह से क्या क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम। वो राधिका वापस आ चुकी है। फिर अंजलि ने अपने साथ घटी एक घटना उसे बताती चली गई। तभी जैसे ही उसे कुछ याद आया हो, वो परी कहाँ है, मैं सब जानती हूँ, वो उसी की वजह से वापस आई है। मैंने उसे जब मारा था तभी उसने मुझे जोर से धक्का दिया। चुप, बिल्कुल चुप, ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं, देवेंद्र ने गुस्से से डांटते हुए कहा। और अगर यह सब मुसाफत की पुड़िया परी की वजह से हो रहा है तो उसे भी उसकी माँ के पास जल्दी ही भेज दूंगा। बस ये सब कुछ एक बार अपने नाम करवा लूं। उस दुष्ट बुढ़े ने पहले सब अपनी बेटी के नाम कर रखा था और बड़ी चालाकी से उसने लिख दिया कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो उसके बाद सब कुछ उसकी नवासी के नाम हो जाएगा, वह ना सब किसी ट्रस्ट में चला जाएगा। साला सोचा था किसी इतने से राधिका को बहला फुसला कर सब कुछ अपने नाम करा लूंगा, इसीलिए इतने सालों से झेल भी रहा था। प्रथु ने सारा खेल खराब कर दिया। देवेंद्र ने गुस्से से एक मुक्का बिट की सिरने पर मारा जो कि लोहे का बना हुआ था, तो खुद ही दर्द से तिलमिला गया। चलो छोड़ो मुझे और चुपचाप सो जाओ। एक तो उस पिल्ली ने पहले ही चलने लायक नहीं छोड़ा और अब तुम अलग दिमाग मत खाओ। देवेंद्र लाइट ऑफ करवट लेकर फिर से लेट गया। अंजलि भी अपनी चादर को पूरा ऊपर तक खींच उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ी। किसी तरह से लेट तो गई, फिर डर से आंखें बंद नहीं कर रही थी, पर नींद के आगे किसका बस चला है। थोड़ी देर में उसके पल भारी होने लगी और वह सो गई। अभी कुछ ही देर हुआ था कि उसे गोंद की आवाज अपने बगल से सुनाई दी, जैसे किसी का गला दबने से निकल रही आवाज हो। फिर वो फिर से हड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से लैंप ऑन किया तो देखा देवेंद्र अपने गले को पकड़ी बुरी तरह से छटपटा रहा है और यह आवाज वहीं से आ रही थी। तभी उसकी नज़र सामने लगी आदम का दाहिने पर पड़ी और जो कुछ भी उसमें उसे दिखाई दिया उसके रोंगटे खड़े करने और होश उड़ाने के लिए काफी था। देवेंद्र, देवेंद्र क्या हुआ तुम्हें? देवेंद्र, अंजलि देवेंद्र का हाथ उसकी गले से हटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसकी नज़र सामने रखे आईने में पड़ी और वो अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसकी फटी फटी आंखों में खौफ के साए नजर आ रहे थे। दहशत उसकी नसों में दौड़ती चली गई। शीशे में राधिका देवेंद्र के सीने पर बैठी अपने दोनों हाथों से उसका गला दबा रही थी। उसके बाल से पूरा चेहरा ढका हुआ था और बालों के बीच से उसका कहीं सफेद तो कहीं रक्त से सना चेहरा झांक रहा था। देवेंद्र अपने पांव पटकते हुए बहुत बुरी तरीके से छटपटा रहा था। अपने हाथों से अपने गले पर कसे राधिका के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर हटा नहीं पा रहा था और राधिका के उसके ऊपर बैठे होने के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। ये सब देखकर अंजलि दहशत से हिल भी नहीं पा रही थी। वह अपनी जगह से और ना ही उसके गले से कोई आवाज निकल रही थी। तभी राधिका ने धीरे से अपनी गर्दन को झुकाते हुए बगल में बैठी अंजलि की तरफ देखा। उसकी रक्तमां की अंजलि को गुस्से से घूर रही थी।
फिर अचानक से उसके चेहरे पे एक भयावह मुस्कान तैर रही। एक सर्द लहर अंजलि के सर से पांव तक दौड़ी। राधिका को अपनी तरफ देखते देख वो पीछे की ओर खिसकने लगी तो बैग से सीधा जमीन पर गिर पड़ी। उसी तरह बैठे बैठे पीछे खिसकती जा रही थी। वो लग रहा था जैसे कुछ बोलना चाह रही हो, पर जुबान तालुओं से ऐसे चिपक गई थी कि बस ऊँट थरा कर रह गई, पर आवाज नहीं निकली। उसके पैरों के साथ देने से इनकार कर दिया था। खड़े होने की कोशिश में वो बार बार जोर लगाती पर खड़ी नहीं हो पा रही थी। आंखें उसकी अभी भी राधिका पर ही केंद्रित थी कि अचानक से राधिका उसके सामने से गायब हो गई और देवेंद्र खांसते हुए खुद को संभालने लगा। अंजलि तेजी से राधिका को कमरे में धने लगी कि तभी उसे अपनी पीठ पे किसी सांसों का एहसास हुआ। अंजलि की डर से घी बंद की गई। उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलटकर अपने पीछे देख ली। डर कर उसने अपनी आंखें कसकर मींच ली। पूरी तरह से थरथरा रही थी। उसने धीरे से अपनी एक आंख खोलकर देखने की कोशिश की तो भाग सी उसकी दोनों आंखें खुल गई, क्योंकि सामने राधिका पालथी मारकर बैठी हुई उसे घूर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे कहती हूँ। आप लोगों को आज का ये छोटा सा पार्ट कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें। साथ में कहानी को लाइक भी जरूर कर दें। आप लोगों का एक छोटा सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक नहीं, यह मेरे हौसले की ताकत है, मेरी मेहनत की सराहना है और इस सफ़र में आपका और मेरा साथ है। चलिए फिर मिलती हूँ कहानी के 4th चैप्टर के साथ। कहानी आपके दिल को छू रही हो प्लीज़ तो कमेंट करके ज़रूर बताना।